हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत सिंह फ्रॉम रेनविस इन्वेस्टमेंट और आज हम एनालिसिस करेंगे एपीएल अपोलो का। तो एपीएल अपोलो जो है ये हाउसिंग के अंदर एक एंसिलरी कंपनी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये जो है एक कमोडिटी प्लेयर से मूव होकर ये ब्रांडेड प्लेयर की तरफ मूव हो रही है। तो यहाँ पे काफी सारी इनोवेशन है इन लोगों ने एड्स में, प्रोडक्ट की क्वालिटी में और कुछ ऐसे सेक्टर्स में या ऐसे यूनिट्स में इन लोगों ने मूव किया है जहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। तो इस तरीके से इनके काफी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं और अमेजिंग सेल्स ग्रोथ रह रही है इस कंपनी की। तो इसका डिटेल लेवल पर हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बिजनेस को समझेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कौन सी कैटेगरी है जिसकी वजह से इसमें एक अमेजिंग मोड आ गया। सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो कंपनी 1986 में स्टार्ट हुई थी विद ब्लैक पाइप। तो ब्लैक पाइप जो है ये बहुत ही ज्यादा कमर्शियलाइज प्रोडक्ट है और इनमें इनकी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होती है, 4 to 5% की मार्जिन होती है। और वही कैपेसिटी की बात करें तो लास्ट 13-14 ईयर्स में 30% के CAGR लेवल पर 25 से 30% के CAGR पे इनकी कैपेसिटी ग्रो हुई है। तो वो दिखता है कि किस तरीके की डिमांड रही है कंपनी की। और कंपनी की सबसे खास बात है कि एक कॉमोडिटी प्लेयर से मूव होकर एक ब्रांडेड प्लेयर की तरफ मूव हो रहा है। तो उसका प्राइमरी रीजन है कि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जिससे क्या होता है कि जब आपके पास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसकी ब्रांडिंग भी कर सकते हो और उस पर ज्यादा मार्जिन भी बना सकते हो। तो वही सेम चीज एपीएल अपोलो कर रहा है। और वही मैं अगर बात करूँ तो जैसे मैंने कहा ERW पाइप्स जो होते हैं, ERW पाइप्स ये आज भी बनाता है ताकि जो जेनरिक कॉमोडिटी प्रोडक्ट्स आज बनाते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाने पे बहुत ज्यादा एंटर नहीं कर पाए। और पैरेलली ये जो है ये स्ट्रक्चरल पाइप्स में भी मूव किया है। तो बेसिकली ये अपने कॉम्पिटिशन को अपने कोर बिजनेस से दूर रखता है और कोर बिजनेस के अंदर ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ज्यादा फोकस कर रखा है। और वही मैं अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करूँ तो जहाँ पे इंडस्ट्री जो है 10% के CAGR पे ग्रोथ हुई है लास्ट 10 ईयर्स में, वहां पे एपीएल अपोलो की ग्रोथ 20% के ऊपर की रही है। तो उसका प्राइमरी रीजन है कि स्ट्रक्चरल स्टील के अंदर भी इन लोगों ने काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाए हैं और ऑलमोस्ट 40% कैटेगरी में तो इनके कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। प्रोडक्ट्स की बात करूं तो एक तो इनका जो बहुत ही कमर्शियलाइज प्रोडक्ट है अपोलो स्ट्रक्चर, इसके अलावा जो है अपोलो जेड एंड अपोलो गैल्वेनाइज्ड है जहां पे इनकी मार्जिन जो है थोड़ी ज्यादा रहती है। और सबसे हाई मार्जिन वाला बिजनेस जो इनका अपोलो ट्राइकोट वो है होम इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट्स में। तो ये 4 कैटेगरी है इनकी। और अपोलो ट्राइकोट की मैं बात करूं या इन जनरल अपोलो के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करूं तो ये रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, हर जगह यूज आते हैं, चाहे वो चौखट हो, इस तरीके के प्रोडक्ट्स में। मैं थोड़ा सा आपको स्निपेट भी दिखाऊं कंपनी। अरे शर्मा जी, घर बन रहा है इसीलिए लकड़ी वाले की दुकान से फट्टे और बाकी चीजें लेने जा रहा हूँ। आप किस जमाने की बात कर रहे हो? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आजकल घर किससे बनते हैं। ये है अपोलो स्टील प्लैंक जो लकड़ी से कई ज्यादा मजबूत है। इसमें ना तो दीमक लगने का डर और ना ही मौसम से खराब होने का। अपोलो चौखट, अपोलो सिग्नेचर और अपोलो एलिगेंट, ये लगाने में भी आसान और चले सालों साल। और कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो कन्वेंशनली या पुराने टाइम में किस तरीके के प्रोडक्ट्स होते थे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो जैसे कंस्ट्रक्शन जब भी होता था कोई भी बिल्डिंग के, तो उसके फाउंडेशन में स्टील एंगल्स, स्टील चैनल्स यूज होते थे या फिर वुड यूज होता था या फिर RCC यूज होता था। तो RCC का कंजम्पशन ऑलरेडी करेंटली बिल्डिंग्स पे कम हो गया है, स्ट्रक्चरल स्टील बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। और इसके अलावा जहाँ वुड और चैनल यूज होता था वहां पर भी स्ट्रक्चरल स्टील यूज होने लगा है। उसका प्राइमरी रीजन है कि एक तो कॉस्ट एफिशिएंट है, ऊपर से स्ट्रेंथ जो है यूनिफॉर्म रहती है, अनलाइक द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लाइक वुड जो होता है उसमें जो स्ट्रेंथ है वो यूनिफॉर्म नहीं होती थी। तो चाहे वो लो डायमीटर स्टील ट्यूब्स की बात करें या हाई डायमीटर स्टील ट्यूब्स की बात करें, दोनों जगह जो है स्ट्रक्चरल स्टील जो है बहुत ज्यादा यूज होने लगा है कंपेयर टू कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स। अब अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनमें इनका फोकस सबसे ज्यादा हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में होता है, चाहे वो गैल्वेनाइज्ड हो, ट्राइकोट हो, रूफिंग स्ट्रक्चर हो, लाइट स्ट्रक्चर हो, इस तरीके के प्रोडक्ट्स में इनकी ज्यादा फोकस है। आप देख सकते हो कंपेयर टू फिस्कल ईयर 2016-2021 में अगर हम देखें तो मात्र 43% जो है ये कमर्शियलाइज प्रोडक्ट से ये अपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं एंड ऑलमोस्ट 57% जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से जनरेट करते हैं अपनी रेवेन्यू। और एक ऑलमोस्ट 40% प्रोडक्ट्स में तो इनका कोई लोकल कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो इस तरीके का मोट है बिजनेस में। और इतना पर टन अगर हम देखें तो इसके लिए 2017 से लेकर 20 ये लगातार डिक्रीज हो रहा था। हालांकि इन लोगों ने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया था, लेकिन क्योंकि स्टील के प्राइसेस लगातार डिक्रीज हो रहे थे तो एबिटा पर टन इनकी डिक्रीज हो रही थी और इससे इन्वेंट्री लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा था। बट चीजें ऑब्वियसली स्टील कम्युनिटी जो है जिसकी प्राइसेस पे इनकी बहुत ज्यादा बिजनेस डिपेंडेंट है, उसके प्राइसेस जैसे राइज होते हैं तो इनको बेनिफिट भी मिलता है। तो अब जैसे लास्ट 1 ईयर में अगर हम देखें तो स्टील के प्राइसेस राइज हुए हैं और इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ भी ज्यादा रेवेन्यू रहा है। तो इस वजह से इनका एबिटा पर टन रिसेंट 1 ईयर में इंक्रीज भी हुआ है। वही मैं अगर इनके मेजर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो एक तो ब्लैक राउंड पाइप्स जो इनकी कमर्शियलाइज प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं होता है, 4 to 5% का मार्जिन होता है। बट इनकी जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है जैसे कि हॉलो सेक्शन में 7 से 8% का मार्जिन होता है, गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स में जो है 8 से 9% का, और वही प्री गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट्स में 12 से 14%। तो इस तरीके से इनका ज्यादा फोकस जो है गैल्वेनाइज्ड प्रोडक्ट्स पे ज्यादा रहता है।
कंपनी के स्वॉट एनालिसिस करें इंडस्ट्री का, तो सबसे पहले एंट्री या कॉम्पिटिटर्स की कैसी थ्रेट है, तो एपीएल अपोलो जो है ये स्ट्रक्चरल स्टील स्पेस में लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट 50% के ऊपर का मार्केट शेयर है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तगड़ा है, मोर देन 800 डिस्ट्रीब्यूटर्स है इनके पास, और डीएफटी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जो कॉम्पिटिटर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डीएफटी टेक्नोलॉजी को आपको इंपोर्ट करने के लिए थोड़ा ज्यादा कॉस्टिंग भी पड़ता है, और क्योंकि इनका वॉल्यूम है तो ये डीएफटी टेक्नोलॉजी चाइना से इंपोर्ट भी कर पाए हैं। ग्रोथ की बात करें तो जैसा मैंने कहा 25 से 30% की सालाना ग्रोथ रही है लास्ट 13-14 ईयर्स में, और इन लोगों ने ब्रांडिंग में भी बहुत ज्यादा फोकस किया है, बहुत ज्यादा, जैसा मैंने दिखाया अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ जैसे सेलिब्रिटीज को हायर किया है। और वहीं अपने जो ये प्रोक्योर करते हैं स्टील, वहां पे सप्लायर्स के बीच में भी इनका अमेजिंग बार्गेनिंग पावर है। हर स्टील कंपनी के टॉप 3 कस्टमर्स के अंदर ये हैं बाई वॉल्यूम एंड बाई रेवेन्यू साइज, तो इस वजह से क्या होता है कि इनको बार्गेनिंग पावर मिल जाता है, 1 से 1.5% का डिस्काउंट इनको इनके वॉल्यूम की वजह से मिलता है, और इसी वजह से इनके जो कॉम्पिटिटर्स है वो इनके सामने थ्राइव नहीं कर पाते, इनके सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि इनको ऑलरेडी कॉस्टिंग कम पड़ जाती है। ऑलमोस्ट 2% ऑफ इंडिया की स्टील कंजम्पशन जो है एपीएल अपोलो खुद करता है, तो ये बताता है किस तरीके का इनका बार्गेनिंग पावर है विद इट सप्लायर्स। और वही डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी इनका बिजनेस करने में बहुत ज्यादा एडवांटेज है। एग्जांपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो अपना कैपिटल है वो 8x लेवल पे चर्न होता है इन ईयर। इनका मतलब है कि बेसिकली 1.5 महीने में आपकी इन्वेंट्री खत्म हो जाती है, इस तरीके का बिजनेस है, और इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत हाई आरओसी भी मिलती है, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में इनका बार्गेनिंग पावर भी बढ़ जाता है। और वही सब्सिट्यूट की बात करें तो 40% ऑफ इट रेवेन्यू जो है ऐसी कैटेगरी से आती है जहां पे तो इनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। यही प्राइमरी रीजन है जिसके वजह से मोर देन 50% का मार्केट शेयर जो है एपीएल अपोलो एंजॉय करती है। कैटेगरी की बात करें तो एक तो अपोलो स्ट्रक्चरल है जो बेसिकली इनके जो कमर्शियलाइज प्रोडक्ट है, उसके बाद आ जाता है अपोलो जेड और अपोलो ट्राइकॉट जो इनके हाई मार्जिन बिजनेस है, और इसके अलावा अपोलो गैल्वेनाइज जो बेसिकली गैल्वेनाइज स्ट्रक्चर्स बनाता है, चाहे वो प्लम्बिंग हो, फायर फाइटिंग हो, इस तरीके से। और वहीं ओवरऑल अगर हम देखें एप्लीकेशन तो 50% इनका जो प्रोडक्ट्स है वो हाउसिंग के अंदर जाता है, कमर्शियल के अंदर ऑलमोस्ट 25%, और वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ऑलमोस्ट 20%, और एग्री एंड अदर इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट 5%। तो मेजर इनका जो बिजनेस है 75% ऑफ द बिजनेस जो है रेसिडेंशियल और कमर्शियल से आता है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड वेयरहाउसिंग। तो जिस तरीके से जो है रिटेल चेन बढ़ रही है, कंपनीज लाइक डीमार्ट, रिलायंस रिटेल जिस तरीके से बिजनेस बढ़ा रही है, या फिर इवन ई कॉमर्स की बात करें तो उनको वेयरहाउसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इंडिया में जो है लॉजिस्टिक्स जो है इनएफिशिएंट है। अगर मैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखूं तो जहाँ पे यूएसए, जर्मनी जो सबसे एफिशिएंट मानी जाती है, वहां पे 8 से 10% का कॉस्टिंग होता है। वहीं इंडिया में लॉजिस्टिक्स जो ऑलमोस्ट 14% के आसपास का कॉस्टिंग होता है। तो इस तरह की हाई कॉस्टिंग में जो है फ्यूचर में आने वाले टाइम में वेयरहाउसेस को और एफिशिएंट बनाया जाएगा। और यहाँ पे मेनली जो कंस्ट्रक्शन है वो आरसीसी नहीं है, बेसिकली स्ट्रक्चरल स्टील से होता है। और इवन आप एयरपोर्ट्स में ध्यान देके देखोगे तो एयरपोर्ट में जो कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे स्ट्रक्चरल स्टील ज्यादा यूज होता है। तो ये जो दो चीजें हैं इसके वजह से स्ट्रक्चरल स्टील का डिमांड आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाला है। और वहीं में अगर तीसरा सोर्स ऑफ डिमांड की बात करूंगा तो हाई राइज बिल्डिंग। तो हाई राइज बिल्डिंग एक और चीज है जहाँ पे आप देखोगे कि G+20 फ्लोर के 15 फ्लोर के जो बिल्डिंग्स बनने लगे हैं वहां पे स्ट्रक्चरल स्टील का यूज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले जो ट्रेडिशनली वुड यूज होता था या इवन कंक्रीट का जिस लेवल का यूसेज होता था वो कम गया है, और स्ट्रक्चरल स्टील जो है वो कंस्ट्रक्शन को बहुत फास्ट कर देता है, इसलिए जो है स्ट्रक्चरल स्टील यूज होना ज्यादा हो गया है। अगर स्ट्रक्चरल स्टील का अगर हम देखें किस तरीके का कंजम्पशन है तो ग्लोबल लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 9% ऑफ टोटल स्टील जो है स्ट्रक्चरल स्टील के हिसाब से यूज होता है। और वहीं इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 4% है। तो दिखता है कि किस तरीके का गैप है, और ये गैप जो है आने वाले 10 साल में डेफिनेटली फील होने वाला है। और यही प्राइमरी रीजन है कि जहाँ पे स्टील जो है ऑलमोस्ट इंडिया की बात करें तो जहाँ पे 90 मिलियन टन से इंक्रीज होकर 2030 तक 227 होगा, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स होगा। वहीं स्ट्रक्चरल स्टील की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से ज्यादा हो जाएगा, जहाँ पे 4 मिलियन टन से इंक्रीज होकर 22 मिलियन टन तक हो सकता है। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्री इटसेल्फ है 5x ग्रो कर सकती है आने वाले 10 से 11 साल में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एपीएल अपोलो के लिए कैसी रनवे फॉर ग्रोथ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं क्यों कंपनी इतनी सक्सेसफुल है। तो एक तो इनका डीलर नेटवर्क जो अमेजिंग है, मोर देन 800+ डीलर्स है। और वहीं अगली पॉइंट की बात करूं तो इनकी ब्रांड की तरफ बहुत ज्यादा फोकस है। एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाऊं आपको, तो आप देखो कि अमिताभ बच्चन को इन लोगों ने रिसेंटली हायर किया था अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स बताने के लिए। इसके बाद इन लोगों ने टाइगर श्रॉफ को भी हायर किया था दिखाने के लिए कि इतना फास्ट होता है इनका, स्पेशली स्ट्रक्चरल स्टील में अगर एपीएल अपोलो को यूज किया जाता है इन रियल एस्टेट एंड कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए भी। और तीसरा चीज आता है कि ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे कि इनकी मार्जिन जो है वो विद टाइम इंप्रूव हो। और इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स जो है वो बैलेंस शीट का है। इनका डेट जो है बहुत ही कम है, और मोस्टली ये डेट हैवी बिजनेस होता है या एसेट हैवी बिजनेस होता है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट स्ट्रांग होना बहुत ही एडवांटेज होता है, क्योंकि जैसा हमने पास्ट में भी देखे तो इन लोगों ने काफी सारे एक्विजिशंस किए थे। बिकॉज कंपनीज की बैलेंस शीट वीक होती है तो वो एक्विजिशन के शिकार भी हो जाते हैं, और इनको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इनके पास कैश रेडी होता है, तो बहुत अच्छे डील पे एक्विजिशंस भी करते हैं।
कंपनी की कुछ मोड देख लें, कुछ मोनोपोली के रीजंस देख लें, तो एक तो सबसे खास बात इनकी ये है कि ये लो मार्जिन हाई फ्रेट कॉस्ट इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनके पास स्ट्रांग है, मोर देन 800 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इस वजह से क्या होता है कि इनकी अक्रॉस इंडिया अच्छी प्रेजेंस है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, और यही प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से ये कोई भी लोकेशन में बहुत सस्ते लेवल पे कंपेयर टू इट्स पीयर्स जो है थोड़े सस्ते प्राइस पे अपने प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। तो ये हो जाता है इनका पहला मोनोपोली। दूसरा चीज होता है कि ये डीएफटी यूज करते हैं, डायरेक्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी। तो यूजुअली क्या होता है कि इनका जो भी स्टील कंजम्पशन है वो बेसिकली टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील से यूज करते हैं। तो वो जो स्टील आता है उसको फिर कन्वर्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो हॉलो स्ट्रक्चर हो, गैल्वेनाइज्ड पाइप्स हो, इस तरीके के स्ट्रक्चर। तो वहां पे अगर आप डीएफटी टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो 5 to 7% कम हो जाता है, क्योंकि वेस्टेज कम होता है। दूसरा होता है कि आपका जो रोलिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे जहाँ पे कन्वेंशनल मिल जो है वो 2 से 3 दिन लगा देती है एक रोल से प्रोडक्ट बनाने में, वहाँ डीएफटी टेक्नोलॉजी जो है मात्र 2 घंटे में बना देती है। तो आपका आउटपुट एफिशिएंसी बढ़ जाता है। और तीसरा कस्टमाइज साइज, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डीएफटी टेक्नोलॉजी यूज करने से आप अलग अलग कस्टमाइज साइज जो होता है अपने अपने टेक्नोलॉजी से बना सकते हो, जबकि जो कन्वेंशनल मिल है उसमें ऐसा होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपको टाइम भी ज्यादा लगता है, आपकी कॉस्टिंग भी ज्यादा आ जाती है। ये कुछ खास बातें हैं जिसकी वजह से इनका बिजनेस जो है एक अच्छा मोनोपोली बिजनेस बनता है। और तीसरा आता है कि जिस लेवल की इनकी वॉल्यूम है उस वॉल्यूम की वजह से इनको अपने सप्लायर, चाहे वो टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू हो, सेल हो, वहां पे 1.5 से 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो फिर फर्दर 1.5% की जो डिस्काउंट होती है कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं, तो कॉम्पिटिटर्स के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ इट्स टोटल एसकेयू जो है इसमें ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है। तो ये जो 40% मार्केट है इसमें तो ये प्योर मोनोपोली बिजनेस पे ऑपरेट करते हैं। और जैसे मैंने कहा बैलेंस शीट इनकी स्ट्रांग होने की वजह से ये एक्विजिशंस भी इजीली कर पाते हैं और कैपिटल भी रेस आसानी से कर पाते हैं। खास बात जो इनके बिजनेस के अंदर है वो प्रिंसिपल एजेंट स्ट्रेटेजी। तो प्रिंसिपल एजेंट स्ट्रेटेजी को मैं आपको समझाऊं, अगर आपको पेंट करवाना है घर में तो आपका पेंटर आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि बजर पेंट का पेंट लेना चाहिए या एशियन पेंट का, एंड रियली एनी अदर पेंट। सिमिलरली अगर आप कारपेंटर के पास जाओगे तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर देगा कि पीडलाइट के प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए क्योंकि उनकी क्वालिटी सुपीरियर है। ठीक उसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि अक्रॉस इंडिया इन लोगों ने टाई अप किया विद लॉट ऑफ फैब्रिकेटर्स, और फैब्रिकेटर्स एक्चुअली आपको कौन सी क्वालिटी के पाइप्स यूज करने चाहिए वो रेकमेंड करते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने फैब्रिकेटर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से टाई अप किया है, जिसकी वजह से इनकी एक अच्छी खासी प्रिंसिपल एजेंट स्ट्रेटेजी जो होती है वो एक्चुअली इंप्लीमेंट हो जाती है। तो इस वजह से इनका जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो भी हुआ है और एक प्रिंसिपल एजेंट स्ट्रेटेजी इन लोगों ने अपने बिजनेस के अंदर लाई है। तो जैसा मैंने कहा ऑलमोस्ट 2 लाख फैब्रिकेटर्स से इन लोगों ने टाई अप कर रखा है। फैब्रिकेटर्स हो, आर्किटेक्ट हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो इस तरीके के टाई अप कर रखा है। तो लास्ट 15 इयर्स में इन लोगों ने 5 मेजर एक्विजिशंस किए हैं। पहला तो अपोलो मेटालिक्स जो 2007 में एक्विजिशन किया था, उसके बाद लॉयड लाइन पाइप जिसमें 2010 में एक्विजिशन किया था। तीसरा हो जाता है श्री लक्ष्मी मारुति उद्योग, तो ये 2008 का एक्विजिशन था। चौथा आ जाता है टीरस वैल्यू स्टील, तो इसको 2019 में एक्वायर किया था। और पांचवा अपोलो ट्राइकोट, इसको इन लोगों ने 2019 में एक्वायर किया था। तो ये 5 एक्विजिशंस जो होते हैं इसके, एक तो इसको बहुत ज्यादा जब भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, जहाँ पे वीक बैलेंस शीट दिखती है, एक्विजिशन के इजी वैल्यू अपॉर्चुनिटी दिखती है तो एक्विजिशन करते हैं, और उससे अपने बिजनेस को किस तरीके ग्रो किया जा सकता है उसको कंसीडर करके ही एक्विजिशन करते हैं। स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब की खास बात यह है कि ये कंप्लीटली रिसाइक्लेबल है, मतलब आज आप अगर यूज कर रहे हो तो 10 साल बाद चांसेस है कि एक तो आपका जो स्टील है जो आप सेल करके वापस से नया लगाना चाहते हो तो पुराने वाले का वैल्यू मिल जाएगा, और एक्चुअली उसकी वैल्यू जो आपकी कॉस्टिंग से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि विद टाइम ओवर 10 इयर्स जो होता है स्टील का प्राइसेस बढ़ता ही है। तो ये एक और खास बात हो जाती है जिस वजह से जो है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की जगह स्ट्रक्चरल स्टील ज्यादा यूज होने लगा है। और जनरल अगर हम इंडस्ट्री में भी बात करें तो प्री इंजीनियर बिल्डिंग के अंदर जो होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टील का एक्सेप्टेंस भी होने लगा है। पैंडेमिक की वजह से एक इंटरेस्टिंग चीज इस कंपनी में ये हुई है कि ये कैश एंड कैरी मॉडल पे ज्यादा बिलीव करने लगे हैं, यानी ये अपने जो कस्टमर्स है उसको बहुत ज्यादा पैसा होल्ड ऑन करने नहीं देते, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत ज्यादा होल्ड ऑन नहीं करने देते। तो ये मोस्टली वर्ड्स कैश के तरफ ज्यादा मूव हो रहे हैं, और इसको हम फाइनेंशियल्स में भी देखेंगे। एक खास बात जो इस बिजनेस के अंदर नेगेटिव साइड से ये है कि 85% ऑफ इनका जो कॉस्टिंग आती है वो जो रॉ मटेरियल है यानी कि HR कॉयल या स्ट्रिप है उसी से आती है 85% कॉस्टिंग। तो क्या होता है कि विद टाइम अगर आपकी जो इन्वेंट्री है उसके स्टील के प्राइसेस डिक्रीज होने लगते हैं तो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू भी गिरने लगती है, इन्वेंट्री का जो प्राइसिंग है, और इसीलिए इनको इन्वेंट्री लॉस भी हो रहा था 2017 से लेकर 20। तो ये एक इनहेरेंट रिस्क है इस बिजनेस के साथ ही। और एक और रिस्क जो मुझे लगता है कि अभी तो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 इयर्स इनका मार्केट अभी इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया है, लेकिन अगर ये इंडस्ट्री इटसेल्फ बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है अगले 8 से 10 साल में तो हो सकता है कि टाटा स्टील और JSW जो ऑलरेडी HR कॉयल बनाते हैं वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट्स बनाने लगे, तो वो भी पॉसिबल है। हालांकि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 इयर्स मुझे लगता नहीं, क्योंकि टाटा स्टील और JSW कंपैरेटिवली बहुत बड़े कंपनीज है और उनके लिए इस तरीके के बिजनेस में एंटर करने के लिए एटलीस्ट मार्केट उतना बड़ा होना पड़ेगा।
रहेगा, बट डेफिनेटली आने वाले 8 से 10 साल में ये रिस्क रहेगा। और एक और खास बात पर्टिकुलर इस कंपनी की ये है, ये हाई रिस्क वाले मैनेजमेंट है। पहले भी पास्ट में अगर मैं बात करूं तो लास्ट 10 ईयर्स में इन लोगों ने कंटिन्यूसली लोन लेके अपने बिजनेस को ग्रो किया है, तो अब तो इनकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो गई है। तो इस तरीके की मैनेजमेंट जब वीक बैलेंस शीट के अंदर अगर इस तरीके की ग्रोथ ला सकती है, तो अच्छी बैलेंस शीट पे तो अमेजिंग ग्रोथ लाने का ईजी हो जाता है उनके लिए। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है, इंडस्ट्री भी काफी अच्छी है। और यहाँ पे अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो आप आरओसी देखो, अमेजिंग, ऑलमोस्ट 28% का आरओसी है, और वहीं आरओई देखे तो ऑलमोस्ट 24% का है, जो कि अमेजिंग है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो 0.28 जो है कंप्लीटली मैनेजेबल है, स्पेशली ये जो इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं वहां पे, तो डेफिनेटली अच्छा कहूंगा मैं। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास है 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में। और वहीं प्रॉफिट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ है 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में। तो ओवरऑल जो है नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। वही P&L देख लेते हैं। तो P&L में अगर आप देखो तो लगातार इनका जो 2010 में 600 करोड़ का सेल्स होता था, वो इंक्रीज होते हुए ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ हो गया, जो कि अमेजिंग है। और वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, वो लगातार इंक्रीज होते हुए ऑलमोस्ट 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट होने लगा। तो ये जो है ये अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी है। वही अर्निंग्स पर शेयर आप देखोगे कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है, जो बता देता है कि यूजुअली अर्निंग्स पर शेयर की ग्रोथ जो होती है वो शेयर प्राइसेस के साथ बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज करती है, रेजोनेट करती है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और इसी को मैं थोड़ा सा बैलेंस शीट में भी आपको दिखाऊं। बैलेंस शीट में आप देखोगे कि बोरिंग्स इन लोगों ने 2010 से लेकर 2019 तक देखे तो कंटिन्यूसली इन लोगों ने अग्रेसिवली बोरिंग भी करी, और इसके साथ इन लोगों ने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाकर ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस किया। और करंटली मैं बात करूं, जिस तरीके से इनको अपॉर्चुनिटी दिखी, स्टील के प्राइसेस राइज किए, तो इन लोगों ने अपनी बैलेंस शीट को और स्ट्रॉन्ग कर लिया, कंटिन्यूसली अपने डेट को डिक्रीज किया। और वहीं मैं अगर आपको फिक्स्ड एसेट दिखाऊं तो आप देखो कंटिन्यूसली अपने फिक्स्ड एसेट को बढ़ाया है, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ पे ले गए, जहां पे 100 करोड़ का फिक्स्ड एसेट हुआ करता था इन 2010। और वहीं जैसा मैंने कहा था कि पैंडेमिक में इन लोगों ने कैश एंड कैरी मॉडल पे आए, तो आप देखो कैश कन्वर्जन साइकिल, बेसिकली आप अपने इन्वेंट्री पे या अपने कस्टमर से कितना जल्दी पैसा रिकवर कर सकते हैं, कंटिन्यूसली इन लोगों ने डिक्रीज किया फ्रॉम 2010 टू 2021, जो बताता है किस तरीके का इनका बार्गेनिंग पावर है इवन बिटवीन इट्स कस्टमर्स। तो इस तरीके का डिमांड है, और इस तरीके से ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर से जल्दी अपना पैसा एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। मात्र 4 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल है, जो कि अमेजिंग है। वही शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स के पास हालांकि आपको लगेगा मात्र 35% है, बट देखो आप FIDI के पास भी एक अच्छा खासा स्टेक है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास मात्र ऑलमोस्ट 30-10%, लगभग 10% की होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ओवरऑल पब्लिक के पास मात्र 20% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल 80% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है बिटवीन FII एंड DII एंड प्रमोटर्स। तो ओवरऑल कंपनी जो है काफी अच्छी है, फाइनेंशियल नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप पी रेशियो देखोगे तो लास्ट 5 इयर्स का एवरेज मीडियन पी जो है लगभग 25 का है। वही करेंटली मैं बात करूं तो कंपनी जो ऑलमोस्ट 45 के पी पे ट्रेड कर रही है। तो यूजुअली इस तरीके की हाई ग्रोथ वाली जो कंपनीज होती हैं उनकी अक्सर वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि इनका अर्निंग्स पर शेयर कंटिन्यूसली ग्रो होता है। तो पीई के अंदर अर्निंग का भी एक फैक्टर आया था, जिस वजह से जो है लगातार इनका जो इवन इफ प्राइसेस आर ग्रोइंग, तो आपकी क्योंकि अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो होती है तो आपको वैल्यूएशन पे भी एक ज्यादा पी मिल जाता है। तो ये एक और फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना चाहिए। हालांकि अगर आप थोड़ी अग्रेसिव बेट लेना चाहते हो तो पोलो ट्राइकोड जो अपने आप में लिस्टेड है उसको भी आप सेपरेटली देख सकते हो, लेकिन वो थोड़ी सी हाई रिस्क स्ट्रेटेजी हो जाती है। ओवरऑल अगर हम देखिए APL अपोलो को, तो मुझे लगता है कि आपको 200 डे मूविंग एवरेज और SI लेस देन 30 इस तरीके के सिचुएशन में बाई करना चाहिए। और वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा ये महंगे वैल्यूएशन पे है, लेकिन जो हाई क्वालिटी बिजनेस है, जिस तरीके की अर्निंग्स की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है आने वाले 8 से 10 साल, तो ये थोड़ी हाई वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करेगा। तो आपको यूजुअली इस तरह की कंपनी को बिलो 200 डे मूविंग एवरेज और RSI लेस देन 30 पे आपको इसको बाई करना चाहिए रेगुलरली। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बिजनेस काफी अच्छा है, और फाइनेंशियल नंबर्स भी देखें तो अमेजिंग है। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी अमेजिंग है, और आने वाले 8 से 10 साल की अर्निंग विजिबिलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, थोड़ी सी वैल्यूएशन ज्यादा है, बट इस तरीके की हाई क्वालिटी बिजनेस जिसकी अर्निंग विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो थोड़ी सी वैल्यूएशन ज्यादा ही होती है। और इसमें मुझे लगता है कि आपको 200 मूविंग एवरेज और RSI लेस देन 30 जैसे एक अच्छे नंबर्स पे आपको इसे बाई करना चाहिए, या फिर आपको कैंसलिंग या मोमेंटम इस तरह की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में आपको इसे बाई करना चाहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, और एटलीस्ट अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, ताकि उन्हें भी एक अच्छा क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलता है। That's all for today. Thank you. तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है, ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।